चूंकि पाकिस्तान का दिन रात का जो फिक्र है, जो अंदेशा है, जो खौफ है, वो 2 और 4 बिलियन डॉलर के गिर्द घूमता है, इससे आगे नहीं जाता। और वो एक ऐसा मुल्क है जिसमें अगर IMF आपको 4 बिलियन डॉलर का वादा कर दे तो आप जश्न बनाते हैं और एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। तो जाहिर है ये कोई दावा करे कि हम अपने तौर पे एशिया की तरक्की से अपना हिस्सा वसूल करेंगे, तो ये उन्होंने डिसीजन लिया कि फार्मास्यूटिकल में आगे जाएंगे, उन्होंने उसकी एक्सट्रीम पर गए। उन्होंने बॉलीवुड है, मूवीज की एक्सट्रीम पर जाते हैं। IT को उन्होंने IT हब बना दिए। और मैं आखिरी बात इस पे एक और ऐड चीज करूंगा कि आगे अभी आप दुनिया में देखेंगे इसका इम्पैक्ट भी। उन्होंने 10 साल में यार में से पोजीशन से 5वें नंबर पर आए हैं। अभी आप आगे मजीद देखेंगे आप। अब वो मैं आखिरी बात जो ऐड करना चाह रहा था, उसकी वजह ये है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है और उन्होंने तालीम इस तरीके से, क्वालिटी एजुकेशन इस तरीके से अपनी इंप्रूव की है। आपको दुनिया का हर मुल्क में देखेंगे कि जो भारतीय सिटीजन होंगे दे विल बी प्लेइंग अ की। 2030 तक जो है वो इंडिया दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी जो है वो बन सकता है। अब दूसरी बड़ी इकोनॉमी का मतलब ये है कि अमेरिका जो है वो तीसरी इकोनॉमी पे चला जाएगा, चूंकि ये ऑलरेडी प्रिडिक्टेड है कि 2025-6 के बाद चाइना जो है वो पहली बड़ी इकोनॉमी बनने वाला है। अब इस तरह के जो स्टैट्स या रिसर्च रिपोर्ट्स होती हैं उसमें 19-20 का फर्क आ सकता है, कुछ डिले हो सकती है, लेकिन अल्टीमेटली जो है, जो इंडिकेटर्स बता रहे होते हैं, वो दुनिया की इकोनॉमीज उसी तरफ जा रही है। इंडिया के एक बिजनेसमैन है, उनका नाम है गौतम अदानी। वो इस वक्त दुनिया के सेकंड रिचेस्ट बंदे बन गए हैं आफ्टर एलॉन मस्क। और फोर्ब्स मैगजीन कहता है कि उनकी जो मेरा ख्याल है नेट वर्थ है वो तकरीबन 159.9 बिलियन डॉलर। दरअसल पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि आप पाकिस्तान की एलीट को और पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल कल्चर को बड़ा इन डेप्थ समझते हैं, पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्रियलाइज्ड या इंडस्ट्री बेस्ड बिलियनियर्स क्यों नहीं है, और क्यों जो पाकिस्तानी बिलियनियर्स हैं वो या तो पॉलिटिशियंस हैं या वो हैं। आज प्राइम मिनिस्टर मोदी दुनिया को ऑफर कर सकता है कि मेरे पास गौतम अदानी है इन्वेस्ट करने के लिए। एक एक कंपनी जो है वो कहां पहुंची हुई है। जिस तरह फेसबुक कह रहा है कि हमें, मेटा कह रहा है कि हम पाकिस्तान में 120-25 मिलियन डॉलर लगाएंगे, अब कंपनीज पाकिस्तान को एड दे रही हैं। हमारे यहाँ क्यों इस तरह इंडिविजुअल बिलियनियर्स जो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ हमें नहीं दे सके? इसको आप कैसे रीड करते हैं? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी तो आज अपने बिजनेसमैन को इंटरनेशनली जो है वो कैश करवा रहे हैं। सर देखिए, उसमें चीमा साहब, अक़वाम जो होती, कौमें होती हैं, उनके डिसीजन, जो पुराने डिसीजन, मैंने इस इंडिया की इकोनॉमी के ग्रोथ के बारे में मैंने बड़ा पढ़ा है इसके बारे में। तो उसमें उनके अर्ली डिसीजन जो है 1947 से लेकर आज तक अगर देखा जाए तो उनके जो डिसीजन पहले जो लगते थे कि अच्छे डिसीजन नहीं है उनके, लेकिन वो सारे आप उनको जब अकेला बैठ के सारी उसकी मैंने रिसर्च की तो वो सारे इस वक्त उन सब का फ्रूट आज निकल रहा है। अब मैं वो छोटी सी बात बताऊंगा कि उन्होंने शुरू में 1947 में इंपोर्ट पे पाबंदी लगा दी और फिर उनका झुकाव रशिया की तरफ था। रशियन आज भी भारत जो है वो दुनिया में सबसे ज्यादा असला खरीद रहा है रशिया के साथ। आज तेल भी ले रहा है तो रशिया से ले रहा है। तो वो रशिया के रिलेशनशिप क्योंकि नजदीक था रशिया और सोशलिस्ट कम्युनिस्ट माइंडसेट था, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाया गया। वहां गाड़ियां अपनी बनाई गई, रेफ्रिजरेटर अपने बनाए गए। ये सारा इंपोर्ट का सिलसिला तो अभी 20 साल 25 साल पहले खोला उन्होंने। फिर उसके बाद उनकी इंटरप्शन नहीं हुई, मार्शल लॉ वहां पे नहीं लगे। उनका जो सबसे बड़ी बात, जिसको जमहूरियत कहते हैं, दुनिया में सबसे बड़ा इंतकाम जमहूरियत होता है, इसको सही तरीके से उन्होंने यूज किया है इस चीज को। आज उसकी सबसे बड़ी मिसाल मौजूद है। आम पार्टी एक इतने लार्जर स्केल पर नहीं है, लेकिन पंजाब में आई है, लोग उनको लेकर आए हैं। सबसे बड़ी जमहूरियत की अच्छी मिसाल ये है आम पार्टी का पंजाब में आना। इसका मकसद ये है कि जमहूरियत इज, डेमोक्रेसी इज वर्किंग देयर। अब उसके बाद पाकिस्तान के हवाले से अगर देखा जाए, एक तो हमारी सियासी नशोनुमा नहीं हो सकी जिसका मुजाहरा आज भी आप देख रहे हैं। वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद आती है तो वो कहता है मैं मुल्क ही तबाह कर दूंगा, मुझे क्यों निकाला गया है। और क्योंकि उसको सियासी नशोनुमा नहीं है, कौम की सियासी नशोनुमा नहीं हो सकी, लोग जमहूरियत को समझ ही नहीं सके। आज वो एक एक्स प्राइम मिनिस्टर बार बार शोर करता है कि शफाफ इलेक्शन कराओ, शफाफ इलेक्शन कराओ। कल मरियम नवाज ने बिल्कुल अच्छा जवाब दिया। उसने कहा सूबा सराद की असेंबलियों से रिजाइन दो, पंजाब की असेंबलियों से रिजाइन दो, तो इलेक्शन तो मैंडेटरी हो जाएगा फिर।
लेकिन वो अनोखा लाडला जो है वो कहता है मैं इस्लामाबाद पर हमला करूंगा। अब कल भी उन्होंने अपने जलसे में कहा है कि मैं काल दूंगा। काल देने से मुराद यही है कि अटैक ऑन इस्लामाबाद। तो इन वजूहात को, दूसरा मैं आखिरी पॉइंट ये कहना चाहूंगा चीमा साहब, इकॉनमीज हमेशा ग्रो करती हैं जहां लॉ एंड ऑर्डर के हालात बेहतर हो, जहां पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, जहां झगड़े शुरू हो, जहां की अदलिया पे क्वेश्चन मार्क हो, जहां पे आप कहते हैं इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आए। यहां पे आजकल मुमालिक जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है उनको यही नहीं पता कि बात आपके सियासी सेटअप से करनी है या एस्टेब्लिशमेंट से करनी है। दुनिया आज तक कंफ्यूज्ड है कि आप हुज रनिंग पाकिस्तान, वो इन्वेस्टमेंट कहां से आएगी। अगर आप इन्वेस्टमेंट, आपके पास आज $10 बिलियन हो, आपने कहीं फैक्ट्री लगानी हो तो आप किस एरिया में लगाना चाहेंगे? आप वहीं लगाना चाहेंगे जहां लॉ एंड ऑर्डर के हालात बेहतर हो, जहां की अदालतें कल को अगर आपके पास हाथ को मसला होता है, आपकी अदालतें आपको इंसाफ देगी। अगर ये सर्कमस्टांसेस, ये सूरत हाल मौजूद नहीं है तो वहां कौन पैसे लगाएगा? वहां से तो पाकिस्तान से तो पाकिस्तानी पैसे लेकर भाग रहे हैं। आप कहते हैं बाहर से पैसे आए। आपके डॉलर महंगे होने की सबसे एक बड़ी वजह यही है। और मैं चीमा साहब अमेरिका में बैठा हूं, मैंने आपको शायद आपके पहले भी कहा था कि लेटली ऐसे ऐसे दोस्तों के मुझे फोन आ रहे हैं जो कि बहुत कामयाब थे पाकिस्तान में, जो कंस्ट्रक्शन बिजनेस के टाइकॉन थे, जो उनके मुझे फोन आ रहे हैं कि हमें बताओ पैसा किस तरह पाकिस्तान से बाहर लेके जाना है, ग्रीन कार्ड लेके हमने किस तरह अमेरिका में आके लेना है, हमें बताओ अमेरिका में जाएं या कनाडा में जाएं। तो ये अगर इस तरह हालात होंगे, मैं सबसे, आपकी रूलिंग एलीट जो है वो पाकिस्तानी बैंकों में पैसा अकाउंट रखने के हक में ही नहीं है। उनके सारा पैसा, आपकी जो रूलिंग एलीट है वो पैसा नहीं रखती पाकिस्तानी बैंकों में। उनकी एक टांग जो होती है लंदन या टोरंटो अमेरिका में होती है और दूसरी एक टांग वहां होती है। वो तो पार्ट टाइम के लिए जाते हैं। आपकी रूलिंग एलीट ही नहीं पैसा लगाना चाहती। आप देख लेंगे, अगर मैं किसी वक्त मैं सेगमेंट करूंगा बल्कि बताऊंगा आपके रूलिंग एलीट के कारोबार कहां है, इनकी इन्वेस्टमेंट कौन कौन से मुमालिक के अंदर है। तो उसके अंदर जब, और दूसरा आखिरी बात ये मैं कहना चाहूंगा चीमा साहब, हमेशा जो मेरा मेरा सबसे बड़ा पैशन है, नेशंस कैन नॉट सर्वाइव विदाउट नेशनलिज्म। इस वक्त जो सबसे बड़ी बात यह है कि मैं भारत बड़ी दफा गया हूं खुद में, मैंने जो उनमें देखा है अगली जनरेशन में, नेशनलिज्म है। नेशनलिज्म, वो उनको फख्र है कि हम भारत को बचाएं, हम भारत को आगे लेकर आएंगे। और दूसरे उनके डिसीजन देखें, उन्होंने स्टेटों को, फेडरेशन सही तरीके से काम कर रही है, स्टेटों को प्रोजेक्ट भेजे जाते हैं, फेडरल गवर्नमेंट भेजती है, और उसके बाद देखें जिस तरीके से उन्होंने 3-4 इंडस्ट्रियां हैं उनके ऊपर मैनिपुलेट कर रहे हैं पूरी दुनिया को। हमारी लेबर जब जाती है तो हमारी लेबर अनस्किल्ड जाती है। आपके क्योंकि आपके अंदर तबाही है, आपके अंदर कुछ भी नहीं है, आप सिर्फ माइक्रोफोन, आप स्पीकर पे खड़े होकर कह देते हैं 1 करोड़ नौकरियां, वरना आपने 1 करोड़ नौकरियां खत्म की हैं। बच्चे भाग भाग के पैदल यूनान और यूरोप जा रहे हैं आपके, लेकिन अनस्किल्ड जाते हैं, बाहर के मुल्कों में भी मजदूरियां करते हैं लोअर लेवल की। भारतीय निकलते हैं, आईटी की तालीम लेकर जाते हैं, वीजे लेकर जाते हैं। तो तालीम लेकर जाते हैं तो उनका बाहर इन्फ्लुएंस होता है, वो सही तरीके से इंडियन डायस्पोरा बनता है। और आप सिर्फ इसी बात पे खुश हैं कि हमारी बाहर से रिमिटेंस इतनी आ रही है क्योंकि आप बच्चे अपने बेचते हैं। आप अपने बच्चे, अपनी यूथ जो है ब्रेन ड्रेन के जरिए, आज भी मैंने आपको चैलेंज करता हूं, बैचलर डिग्री नहीं है, किसी अच्छी एसोसिएट डिग्री मुझे ले दें किसी अच्छे, इसी में किसी मैकेनिकल में आगे पीछे, बच्चा लेता जाता है, शाम को ऑस्ट्रेलिया कनाडा वो माइग्रेट कर जाता है। आपके पाकिस्तान में यूथ सिर्फ और सिर्फ वो बची है जिनको वीजे नहीं मिल रहे, जिनको वीजे नहीं मिल रहे, या जिनके पास सोर्सेज नहीं कि बाहर जा सके, या फिर वो कारोबारी अमीर लोग हैं, उनके बिगड़े बच्चे हैं, उनकी भी कोई विल नहीं है, वो सारे पीटीआई के डीजे बट के मुरीद हैं सारे।